सवाल इंडिया का, इसमें स्वागत है आपका। मैं हूं शारिक खान। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। उन्हें मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने कल 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इसका नोटिफिकेशन लोकसभा सचिवालय ने जारी किया है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कई विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली। वहीं तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार की निंदा की। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया है। आइए सीधे उस ट्वीट को दिखाते हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट। नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी, जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है इस सदस्यता के जाने पर, आइए वो भी सुनते हैं। उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज हैं, जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। ये तो मालूम था हमको। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है, पूरा संघ परिवार डरता है। एसपी बघेल क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुनते हैं। हमारे साथ है कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल। राहुल गांधी की आखिरकार सदस्यता चली गई संसद के। मैंने सूरत की माननीय अदालत के फैसले को विस्तार से पढ़ा, जनप्रतिनिधि कानून को विस्तार से पढ़ा। देश के संविधान और कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। आज जो ये फैसला हुआ है, 2019 के उनके एक भाषण जो कि मानहानि की सीमा में आता था, वादी ने मुकदमा कायम कराया। आईओ ने तमाम सबूत, गवाह, ऑडियो, वीडियो का संकलन करते हुए एक चार्जशीट लगाई। माननीय अदालत ने, सूरत ने उसको कॉग्निजेंस में लिया और कॉग्निजेंस के बाद तमाम मौके हियरिंग के आए, जिसमें वादी व प्रतिवादी दोनों को अवसर मिले, जिसमें वो सिद्ध नहीं कर पाए जो आज वो फैसले के बाद कांग्रेस और वो कह रहे हैं, ऐसा उनको अदालत में कहना चाहिए था। तो 2 साल की सज़ा हुई है। माननीय स्पीकर साहब ने उस फैसले का संज्ञान लेते हुए जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 का अधिकार का प्रयोग करते हुए मेंबरशिप समाप्त कर दी और ऐसी मेंबरशिप कई बार हो चुकी है। क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े आदमी हैं, इसलिए आप इसको बहुत अचंभित हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग का कहना है कि चूंकि वो प्रधानमंत्री पर लगातार हमला करते रहे, तो जल्दीबाजी में फैसला लिया गया। ये प्रधानमंत्री जी पर आरोप हजारों लोग लगा रहे हैं, संपूर्ण विपक्ष लगा रहे हैं, ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए डेमोक्रेसी में। तो ये जल्दबाजी का फैसला नहीं है। 2019 के मुकदमे केस का फैसला 2023 में आया, इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। अब सर, कानून के जानकार क्या लगता है कि राहुल गांधी के पास क्या विकल्प बचता है सर? अब ये उनके ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि किसी भी जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ वादी या प्रतिवादी को कोई आपत्ति है तो माननीय उच्च न्यायालय में वो अपील कर सकते हैं, समय सीमा रहते हुए। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से दोनों पक्षों में किसी को दिक्कत करती है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में यार सिंगल बेंच ने दिया है तो डबल बेंच अपनी बात को कैसे? आपको लगता नहीं कि जल्दीबाजी में फैसला लिया गया? जरा भी जल्दबाजी में नहीं लिया गया। कल आप यही सवाल करते
कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 स्पष्ट कहती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो इमीडिएट उसकी मेंबरशिप चली जानी चाहिए। आज माननीय स्पीकर साहब ये निर्णय नहीं लेते तो आप मुझे से यही पूछ रहे होते कि फैसला पेंडिंग क्यों है। ये थे कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल। ये संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस से प्रवक्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है जहां मुंह खोले झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे, स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, उन्होंने ये सब प्रयत्न किए हैं, बार बार किए हैं। जहां तक कानूनी पक्ष है, मैं बड़े संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं, कल बताया था मैंने, थोड़ा उसको और विस्तार से बता दूं, लेकिन संक्षिप्त रूप से, कि जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहां दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, 1-2 जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मैजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मैजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूं। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है, इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है। 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस वक्त एक मिस्टर दवे थे। 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो। जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाईकोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है। अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए। अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में, यानी पिछले महीने, हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफ़ी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूं, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। के धनी राहुल गांधी, जिनको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं कि किस प्रकार वो देशवासियों के लिए, देश के लिए, दलित हो, पिछड़े हो, गरीब हो, कोई ज़्यादा गरीब हो, उनके दिल में जो उनके जो प्रति हमदर्दी है कोई सोच नहीं सकता। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी भारी पड़ेगी। इंदिरा जी को भी इन्होंने जो है उस वक्त में तंग किया था, पार्लियामेंट निष्कासित कर दिया था, उसके नतीजे भुगत लिए, आंधी चली इंदिरा गांधी की और पार्लियामेंट में भारी बहुमत से वो कामयाब रही, प्राइम मिनिस्टर बनी वापस। अब मैं कह सकता हूं जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावना
बढ़ जाएगी। इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है, क्योंकि इस प्रकार की तानाशाही लोग पसंद नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते आपने 2 चुनाव जीत लिए, पर हिंदू मुस्लिम करते करते जनता भी इसको लाइक नहीं करती है। एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद में जनता ने किसी को नहीं बख्शा है। इंदिरा जी जैसे महान नेता हार गए चुनाव, वाजपेयी जी चुनाव हार गए, तो मोदी जी को चाहिए कि वो अपने सलाहकारों के चक्कर में नहीं आए, कुछ सोचे हो क्या रहा देश के अंदर, क्या हो रहा है, और मोदी जी के बारे में क्या लोग सोचते होंगे। वो अपना वो ओबीसी का एक नेता कहते हैं मान लो, और ओबीसी को लेकर आज उनकी पार्टी के लोगों ने कह दिया राहुल गांधी ओबीसी के खिलाफ में अपनी धारणा रखता है। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। राहुल गांधी चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उन सब के लिए जान लगाने वाला आदमी है, और मोदी जी खुद ओबीसी के हैं। तो ओबीसी वालों को जितने देश के अंदर है, उनको लगता है हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर है, तो अगर ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं देश के अंदर, इसको लेके क्या सोचिए ओबीसी इनके बारे में, क्या इनका मान बढ़ रहा है क्या इससे? क्या मोदी जी का मान सम्मान बढ़ेगा कि आप राहुल गांधी को इनकी पार्टी वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं बोलने के लिए हाउस के अंदर? इनकी पार्टी वालों ने सोशल मीडिया को चला कर क्या क्या नहीं उनके बारे में बातें कही गई, और अब घबरा करके आप भारत जोड़ो यात्रा से और जिस प्रकार के फैसले आए हैं, ऐसे अभी कल फैसला आया है डिफेमेशन केस का। अरे भाई, लोअर कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इतनी क्या जल्दी थी कि आपने इस प्रकार का फैसला कर दिया, मेंबरशिप खत्म कर दी। इतने बड़े नेता की, जिसका एक मैसेज है, जिसका एक ऑरा है देश के अंदर, जिसकी फॉलोइंग है देश के अंदर, उसको आपने इस प्रकार से मेंबरशिप से निष्कासित किया है एक प्रकार से, तो लोग बख्शने वाले नहीं, मेरा मानना है। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। उन्होंने कई मुद्दों पे बात कही। उन्होंने कहा ये तानाशाही है, यही सब हथकंडा अपनाया था जब इंदिरा गांधी के साथ हुआ था और इंदिरा गांधी ने वापसी की थी। मनोरंजन भारती हैं हमारे साथ, हमारे मैनेजिंग एडिटर, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मनोरंजन, अभी हम अभिषेक मनु सिंघवी को सुन रहे थे, प्रियंका गांधी के ट्वीट्स थे, इसके अलावा अशोक गहलोत अभी अपनी बात कह रहे थे। मेरा सवाल ये था कि राजनीतिक रूप से अब क्या रणनीति बनाती नजर आ रही है कांग्रेस इस घटना के बाद? देखिए, कांग्रेस के पास तो विकल्प है कि एक तो अभिषेक मनु सिंघवी विस्तार से आपको कानूनी दाव पेच समझा रहे थे कि कितने कानूनी विकल्प उनके पास है, केस की कितनी मेरिट है, मजिस्ट्रेट साहब के पास कितने ऑप्शंस थे, जो राहुल गांधी के खिलाफ केस किया उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें वो उन्होंने आपको उसकी जानकारी दी है। और इन्हीं नेताओं से हमारी सुबह से बातचीत हो रही थी। इन्होंने कहा था कि वो मंडे को जो है इस मामले को जो है आगे की अदालत में लेकर के जाएंगे, और इन्होंने कहा था कि इन्हें उम्मीद है, और उनके शब्द ही मैं बोल दूं कि ये केस जो है इतना मेरिट डिजर्व नहीं करता है ऊपर के अदालत में, और हमको वहाँ से राहत मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया है संसद में, राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म कर दी गई है। इसको लेकर के हाय तौबा मचना था, वो मचा भी। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर इसका विरोध किया है। यदि कांग्रेस नेता क्या कहें, सारे विपक्षी दल के नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया है। हमारे जैसे लोग जो कि हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे नज़र रखते हैं, मैं उस नज़रिए से आपको बताऊं तो मैं तृणमूल कांग्रेस पे पूरी नज़रें गड़ाए हुए था। तृणमूल कांग्रेस के तीन नेताओं ने ट्वीट करके इस राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म करने की बात को गलत ठहराया है। इसके आप उल्टा कह सकते हैं कि आप उनको राहुल गांधी के साथ जो है बोल सकते हैं। ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट किया। नंबर 2 के नेता जो हैं अभिषेक
बनर्जी उन्होंने खुद ट्वीट किया है, डेरेक ने ट्वीट किया है। तो इसका मतलब अभी तक जो विपक्षी दलों की एकता पर बात हो रही थी, उसमें जो तृणमूल कांग्रेस है वो साथ खड़ी है और आम आदमी पार्टी भी साथ खड़ी है। तो एक तरह से राहुल गांधी के इस मुद्दे ने बाकी विपक्षी दलों को इकट्ठा होने का एक अवसर दिया है और ये अवसर जो है वो एक विपक्षी दलों के एकता के इंडेक्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा और इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम भी होंगे। शुक्रिया मनोरंजन भारती आपका इस पर रोशनी डालने के लिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। संजय हेगड़े हैं जो वरिष्ठ वकील हैं, संवैधानिक जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसके अलावा महिमा सिंह हैं, वो भी एडवोकेट हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और आलोक वत्स हैं जो नेता बीजेपी हैं। हेगड़े साहब, पहले हम आपके पास आएंगे। अभी हम अभिषेक मनु सिंघवी को भी सुन रहे थे। इन परिस्थितियों में राहुल गांधी के पास संवैधानिक तौर से और कानूनी तौर से क्या कुछ विकल्प है? अब देखिए, कानूनी तौर से विकल्प तो साफ है, अपील फाइल करना और जो कन्विक्शन है उस पर स्टे मांगना। अगर कन्विक्शन पर स्टे होता है तो फिर सवाल आता है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट क्या करता है, क्योंकि अब तो कन्विक्शन नहीं रही है, कन्विक्शन सस्पेंड हो चुकी है। कन्विक्शन सस्पेंड होने हेगड़े के साहब, बाद माफी के साथ मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, वो सुनते हैं पहले। उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। ईडी में करीब 60 घंटे का पूछताछ हुआ, आपको याद होगा पिछले साल। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे एक सवाल उठाए गए यात्रा के बारे में, राहुल जी के बारे में। उनको संसद में तो पहले बोलने दिया गया 50 मिनट के लिए, 52 मिनट के लिए। बाद में जो उन्होंने कहा उसको एक्सपंज कराया गया और उन्होंने स्पीकर से 3 बार निवेदन की, 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार। उनको लिखा भी कि मुझे मौका दीजिए। उन्होंने रूल भी स्पीकर साहब को बताया, 357 रूल, पर स्पीकर से कोई जवाब नहीं आया। औपचारिक तौर से कोई जवाब नहीं आया, उनको मौका ही नहीं दिया गया और आज वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो ये कानूनी मुद्दा तो है, कानूनी तरीके अपनाएंगे। कानून में जो प्रावधान है सिंघवी साहब ने गिनाया है, उस पर अगले कदम लिया जाएगा। पर ये राजनीतिक जो मुद्दे उठते हैं, आज 5 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी लीडरों के साथ बैठक बुलाई है। इस पर हम विचार करेंगे। आज तो फाइनेंस बिल पास हो गया है लोकसभा में, तो सोमवार के बाद पार्लियामेंट का चलने की गुंजाइश मुझे तो नहीं दिखती है। पर हम अगले 4 महीने तक पार्लियामेंट तो नहीं चलेगा। अगला सत्र आएगा जुलाई के बीच में। अगले 4 महीने के लिए तो हमें इसको अलग अलग राज्यों में मुद्दा ले जाना पड़ेगा और ये राजनीतिक लड़ाई बरकरार रहेगी। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी आप जयराम रमेश को सुन रहे थे। हेगड़े साहब, अगर आप अपनी बात फिर से दोहरा पाएं और पूरी भी कर दें। राहुल गांधी के पास तो कानूनी विकल्प है ही, अपील फाइल करना, अपील में फिर कन्विक्शन पे स्टे मांगना, और अगर कन्विक्शन स्टे होती है तो फिर बाद में लोकसभा सेक्रेटेरिएट क्या करता है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का जो बेसिस है वो अगर सस्पेंड हो जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन रहती है या रिक्वालिफिकेशन करता है। ऐसे सवाल अब तक आए नहीं हैं, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश में एक डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था आजम खान के बेटे का जी। वहां इमीडिएट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कॉल करके, बाई इलेक्शन कॉल करके वहां सीट भी फिल हुआ था। अब अगर इन्हें कन्विक्शन का स्टे मिलता है तो फिर
राजनीतिक का तौर पर लोकसभा में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि लोकसभा के प्रिविलेजेस काफी बड़े हैं और स्टेट्समैनशिप के साथ ये मामला हल हो सकता है। हेगड़े साहब, यहाँ पे एक और इसी से जुड़ा सवाल था, फिर हम दोनों मेहमानों के पास चलेंगे कि कांग्रेस ये कह रही है कि जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला है उनकी सदस्यता रद्द करने को, लेकिन जो कानून था उसमें तो यही था ना कि अगर आप कन्विक्ट हो गए 2 साल या उससे ज्यादा तो ऑटोमेटिकली आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो उनकी इस बात में कितना दम है? देखिए, जो फैसला है, फैसला में ही 30 दिन का स्टे है सेंटेंस पर जी। अगर कानून ये कहता है कि एनीबडी हु इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 2 years वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है जी। तो अगर सेंटेंस हैज नॉट येट कम इनटू बी तो आपने डिस्क्वालीफाई कैसे किया, वो ये सब सवाल तो आएंगे ही ना। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि उस सेंटेंस देने के बाद ही उस पे 30 दिन का उस पे स्टे है, ऐसे में जो फैसला लिया गया है उस पे सवाल उठ रहा है। हमारे साथ 2 मेहमान भी हैं, कांग्रेस के पास बाद में चलेंगे, आलोक वत्स आपके पास पहले आते हैं। अभी आप हेगड़े साहब को भी सुन रहे थे कि जो फैसला है उसमें खुद ब खुद 30 दिन का स्टे है, तो जो फैसला सेक्रेटेरिएट ने लिया उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, इसका जवाब दीजिए जरा। देखिए, हेगड़े साहब लीगल ल्यूमिनरी हैं, हम लोग को लीगल इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि अगर लोअर कोर्ट से अगर आपको रिलीफ नहीं है तो आप उससे ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं जी। उससे भी ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं, अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन जहां तक इस केस में जजमेंट की बात आई वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाती है और 2 साल अगर आपको सजा है तो आपकी सदस्यता ऑटोमेटिकली रद्द होने की बात होती है जी। तो ये चीजें गई आपको पार्लियामेंट में वहां के सेक्रेटेरिएट जनरल ने और स्पीकर ने जरूर उस पर लीगल ओपिनियन भी लिया होगा बिफोर प्रोनाउंसिंग सच स्टेटमेंट कि इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ठीक है, तो ये सब तो कानूनी दाव पेच में फंसा हुआ मामला है, ये देखना पड़ेगा कि अंतोगत्वा ये क्या रुख लेता है। हमारे साथ एडवोकेट महिमा सिंह हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। महिमा सिंह जी, जो घटा वो हम सब जानते हैं, उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरा वही सवाल है जो अभी हमने अपने मैनेजिंग एडिटर से पूछा था मनोरंजन भारती से, कि आपके पास पहले भी कई मौके आए जिसे आप राजनीतिक रूप से भुना पाती और लोगों को समझा पाती कि क्या कुछ हो रहा है। राजनीतिक रूप से क्या रणनीति इस बार आप अख्तियार करने वाली हैं? कानूनी लड़ाई तो लड़ी ही जाएगी, जैसा अभी अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे थे, राजनीतिक रणनीति क्या होगी अब आप लोगों की? शुक्रिया शारिक जी और सभी को नमस्कार। जिसे कमजोर कह कह के रहे ख्वाबों में वो हंसते, उसी के खौफ से अब खलबली मचने लगी दिल में। ये भाजपा का आज हश्र है। ये तानाशाही की ओर बढ़ते जो कदम हैं इस प्रजातंत्र के अंदर, उनसे हम सभी सतर्क तो थे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि भाजपा इस कदर गिर जाएगी अपनी नफरत ज़दा राजनीति में और इतनी खौफजदा हो जाएगी कि पहले वो संसद के अंदर उठाए गए सवालों के जवाब नहीं देंगे, उसके बाद माइक को म्यूट भी करेंगे, उसके बाद ये छींटाकशी करेंगे कि राहुल गांधी सदन में क्यों नहीं आ रहे। फिर जब वो आ जाएंगे और बोलने का अवसर मांगेंगे तो 3-3 बार लिखे जाने के बावजूद उनकी बात के ऊपर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आएगी, जो कि एक गैर कानूनी बात है। एक लोकतंत्र के अंदर जब भी कोई लिखित बात कही जाती है उसका जवाब लिखित में आना चाहिए। आप ना करना चाहते हैं तो भी लिखित में दे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कह रहे, ना आप हाँ कह रहे अवसर देने के लिए, ना कह रहे। तो ये सर्वविदित है कि आज क्या हो रहा है। आज जो हो रहा है शारिक जी, वो जनमत का अपमान है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। मैं यहाँ पर ये बता दूं आपको कि ये अब कांग्रेस की रणनीति, ये कांग्रेस भर की लड़ाई नहीं रह गई है, ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है। आज वायनाड की जनता को ही नहीं सिर्फ समझ में आया कि उनके जनमत का अपमान हुआ है, आज समझ में आया है इस पूरे देश की जनता को कि इस देश के अंदर सवाल पूछना एक कितनी बड़ी कठिनाई हो गई है। आप देशद्रोही करार किए जाएंगे, आप सांसद हैं तो आपकी संसद सदस्यता को निरस्त करने के प्रयास किए जाएंगे और कर ही दिया जाएगा। अब तो उनकी जो
रिटर्न रिक्वेस्ट थी अवसर की कि मुझे जी। बोलने दिया जाए, वो तो आज जो है औंधे मुंह गिर गई हैं। और उसके अलावा एक और ऐतिहासिक काम जो आज हुआ है, जो भाजपा की कूटनीति का प्रमाण है महिमा तारिक जी। जी, वो ये भी है, मैं ये बात पूरी कर दूं, जी। वो ये भी है कि बिना चर्चा के बजट पास कर दिया जाता है। ये आपका और मेरा और इस देश की जनता का पैसा है, जिसको बिना चर्चा के आज सदन में पास कर दिया गया है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त किया गया है, वहां मेरे और आपके पैसे का भी तानाशाही के ढंग से फैसला लिया गया है। महिमा जी संक्षेप में दीजिएगा, बाकी जवाब, बाकी मेहमान भी हैं। क्या आप उम्मीद कर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में सामने आई, जो विपक्ष अब तक बिखरा हुआ नजर आता था आप लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी, क्या आपको लगता है कि ये एक घटना सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगी? हम तो हमेशा से एक ही बात कहते रहे हैं शारिक जी, कि हम सभी तानाशाही के तरीकों के खिलाफ एकजुट हैं। हम सबकी नीतियां अलग अलग हो सकती हैं, हम सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल नहीं है। हम सब अपनी अपनी जगह इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अभी फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप लोग से बात हुई है, आगे भी कोशिश करेंगे कि ये बातचीत जारी रखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब सवाल इंडिया के में प्रकाश जावड़ेकर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं अब कि अब बीजेपी इसको लेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही था आपसे कि कांग्रेस कह रही है कि आप राहुल गांधी के बोलने से डरते हैं, इसलिए ये सारी व्यूह रचना की गई। यह हद हो गई। कांग्रेस का यही राजनीतिक तरीका होता है कि लोगों को भ्रमित तैयार करना। ये लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दी उसकी सजा नहीं है। ये सजा उन्होंने जो पिछड़े जातियों का अपमान किया और जो भाषण किया कि सभी मोदी चोर है, उसके लिए कोर्ट ने दी है। ये बीजेपी ने दी हुई सजा नहीं है, ये कोर्ट ने दी है। और कोर्ट की सजा पर नियम के अनुसार अमल होता है, तो वही हुआ है। इसमें सरकार कुछ नहीं है। ये सजा कोर्ट ने दूसरे कारण से दी है। और पार्लियामेंट में जिस भाषण का वो प्रशंसा कर ले, लिंक कर ले, उसका कोई संबंध नहीं। पार्लियामेंट के भाषण पर उन्होंने सारे संसदीय नियमों का उल्लंघन किया। इसके लिए प्रिविलेज नोटिस अलग से है। और जो हम माफी की मांग कर रहे थे पार्लियामेंट में, वो लंदन में उन्होंने जो भाषण दिया जी, उसके कारण है। वो देश का अपमान विदेश में जाकर किया, इसके लिए माफी मांगो, ये अलग मुद्दा है। जो पार्लियामेंट में भाषण किया उस पर प्रिविलेज मोशन है, वो एक अलग मुद्दा है। और ये जिस मामले में उनकी सदस्यता गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कोर्ट के 2 साल सजा देने के निर्णय पर हुआ है, जो पिछड़ों का अपमान करने वाला। और उनको ये 3 अलग अलग विषय ये हमें समझना चाहिए। जावड़ेकर साहब, अभी हम संतोष हेगड़े जो संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं, उनसे जब अभी हम बात कर रहे थे आपके जुड़ने से पहले, तो उन्होंने कहा कि जो फैसला सूरत कोर्ट का है उसमें ऑटोमेटिकली 30 दिन का स्टे है। तो जब स्टे है तो वो जो उनको जो सजा मिली है वो एक्टिव तो हुई नहीं। ऐसे में जो फैसला आज लिया गया उनकी सदस्यता रद्द करने का, वो सही नहीं है कि हड़बड़ी में लिया गया फैसला। ये कानूनी मसलों पर अगर हम जो वकील नहीं है वो राय देंगे तो वकील क्या करेंगे? ये भी सही इसलिए वकीलों की लड़ाई चलने दो जी। लेकिन बात सच है कि पॉलिटिकली कांग्रेस ने इमरजेंसी के दिनों में ऐसा ही किया। चुनाव में गलत प्रैक्टिस करने के कारण इंदिरा जी की सदस्यता हाईकोर्ट ने समाप्त की। समाप्त करने के बाद उसको निरस्त करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लाई, लोगों को जेल में ठूसा और पार्लियामेंट में बहुमत के आधार पर पूरा निर्णय ही रद्द करने का नया कानून बनाया। तो ये जो है ये कांग्रेस का कल्चर है, हिस्ट्री है और कांग्रेस का पॉलिटिक्स है। तो वही रिपीट हो रहा है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। जावड़ेकर साहब, लेकिन एक ही फर्क है, उस समय वो सत्ता में थे, अब नहीं है।
जावड़ेकर साहब, मेरा सवाल था कि आप लोगों की अपनी जो मजबूती है वो तो है ही, एक दूसरी मजबूती जो आपकी सबसे बड़ी है वो है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। जब भी कुछ होता है, विपक्षी दल को बुलाया जाता है तो उसमें ममता नहीं आती, आम आदमी पार्टी नहीं आती। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो ये दिखाती है कि ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल भी हमलावर हैं। आपको क्या इस बात का अंदेशा है कि ये एक घटना पूरे विपक्ष को एकजुट कर देगी जो आपके लिए परेशानी का सबब होगा? नहीं भाई साहब, हम केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं चलाते, हम देश राष्ट्र नीति के तरह से चलाते हैं जी। कोई समाज में भेद पैदा करे, कोई समाज को तोड़े, एक समाज का अपमान करे तो ये अलग मुद्दा है। और कानूनी कार्रवाई उस पर हुई है, वो बीजेपी ने नहीं की, सरकार ने नहीं की, वो कोर्ट ने की है, वो सुप्रीम कोर्ट के नियम के तहत की है, निर्णय के तहत की है। तो उसमें ये कोई राजनीति का मुद्दा हम मानते नहीं। लेकिन अब सारे विपक्षी दलों के अनेक लोग इसलिए इकट्ठा आते हैं कि सब चोर मौसेरे भाई, ऐसा होता है कभी कभी। जावड़ेकर साहब, ओबीसी का अपमान, ये मुद्दा आपने एक तरीके से बनाया है, तो आने वाले चुनाव, खास करके अगर हम कर्नाटक में देखें तो आज सारे ओबीसी मिनिस्टर्स के साथ बैठक भी है, सारे देश में इस मुद्दे को आप लेकर जाना चाहते हैं, तो इस पे क्या रणनीति होगी आपकी? नहीं, मैं देखो इस पे मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता है, वो इसके बारे में बताएंगे। बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी देश का अपमान नहीं होने देती, भारतीय जनता पार्टी देश में विभाजन नहीं होने देती, और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि किसी एक वर्ग को लक्ष्य करके उनका अपमान करना वो गलत है। इतना ही इसमें मुद्दा है, बाकी मुद्दा नहीं है। लेकिन जावड़ेकर साहब, एक सवाल और था कि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि बोलने की आजादी नहीं है, उसको किनारे रखते हैं कि आपकी सरकार की तो है ना। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। ऐसा है, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। हाँ। मेरा सवाल ये था कि देश की सरकार की आलोचना, आपके मंत्रियों की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। फिर वही मैं बात कर रहा हूं जी। ये लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया उसके लिए नहीं है ये सजा। ये सजा 4 साल पहले उन्होंने जो भाषण दिया, जिसमें एक समाज वर्ग विशेष को चिन्हित करके उनको चोर कहा, उसके लिए है। और जो लंदन में उन्होंने किया देश का अपमान विदेश में जाकर, वो तीसरा मुद्दा है। यही तो मैं बता रहा हूं कि 3 अलग अलग मुद्दों को जानबूझ के कांग्रेस भ्रमित करने के लिए इस तरह से जोड़ती है, जो गलत है, और लोग हैं कि जो सब समझते हैं। मुझे लगता है इतना काफी है। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल इंडिया का में आप अभी प्रकाश जावड़ेकर को सुन रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है, उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची आज 14 राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना समेत 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इन दलों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है केंद्र, राजनीतिक विरोधियों पर हो रही है कार्रवाई,
की जा रही है उनकी गिरफ्तारी। लिहाजा जांच एजेंसियों और अदालतों के लिए गिरफ्तारी और रिमांड पर गाइडलाइन बनाई जाए। याचिका पर सुनवाई को तैयार है सुप्रीम कोर्ट। 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी।